नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में इसके तहत जो है आज हम पेपर 1 से कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप को स्पष्ट करते हुए प्रतिरूप को स्पष्ट करें एवं प्रभावित करने वाले कारकों की जो है वो विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न के 2 भाग हैं और जब आप भी मुख्य परीक्षा में या कभी भी कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, कहीं भी जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दें तो पहली शर्त होती है प्रश्न को खूब ध्यान से पढ़ें। फिर उसके बाद देखें कि प्रश्न को कितने डायमेंशंस में पूछा गया है और प्रत्येक डायमेंशंस के अनुसार जो है आप अपने उत्तर को फॉर्मेट करें। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि भारत में ग्रामीण अधिवासियों के प्रतिरूप को स्पष्ट करें। तो मतलब पहले तो ग्रामीण अधिवास का जो प्रतिरूप है उसको बता देना है, फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है, मतलब ये 2 डायमेंशन में बताना है। यदि 12 अंक का प्रश्न है तो 6 अंक आपको उस पे मिलेंगे और 6 अंक आपको सेकंड पार्ट के लिए मिलेंगे। और ये हमारा जो है वो सीरीज है जो अब की बार मेंस पास सीरीज है, उसका ये टाइम टेबल है। देखिए 9 बजे क्या है, देखिए 9 बजे भी हमारी जो वीडियो आती है और शाम को जो है इवनिंग में 4 बजे। और यहाँ जो है आप मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक पेपर से प्रश्न पत्र पाएंगे और वीकली जो है वो हर शनिवार को हमारा जो है करंट अफेयर्स आता है। सप्ताह भर में जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती वो हम कराते हैं। तो हमारे टाइम टेबल को तो ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ आप न केवल 2 प्रश्न का मॉडल उत्तर पा जाते हैं, बल्कि आपको प्रश्न में जो करने की जो समस्या होती है भूमिका को लेकर के, निष्कर्ष को लेकर के, बीच का पार्ट कैसे लिखें, तो वो सारे डाउट्स जो है वो यहाँ क्लियर हो जाते हैं। तो इसको तो ज़रूर आप लोग देखते रहिएगा। चलिए फिर प्रश्न पे आते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण अधिवास की बात हो रही है, तो यही आपका की पॉइंट है और इसी को जो है आप लोग अपनी भूमिका का मतलब की पॉइंट मानिए। मतलब भूमिका आपको यहीं से शुरू करनी है कि जो है ग्रामीण अधिवास क्या है। सबसे पहले तो आप इसी को 10 से 15 शब्दों में स्पष्ट कर दे। देखिए इससे ज़्यादा आपको लिखने का न तो स्कोप है ना तो आपको लिखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर लिखने का मोह पाले तो विश्वास करिए आप मुख्य परीक्षा में जब जाएंगे तो लास्ट के आप 12 अंक के जो है 3-4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। और अगर प्रश्न पत्र आपका छूट रहा है, आप 3 घंटे में पूरा प्रश्न पत्र नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यदि आपका पीसीएस बनने का सपना है, आईएएस बनने का सपना है, तो उसको जो है छोड़ दें या फिर अपने आप में सुधार करें। क्योंकि अगर हमसे कोई एक चीज़ पूछा जाए कि आईएएस बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है प्रेजेंट टाइम में, तो वो है लेखन कौशल। बहुत कम लोगों को, बहुत कम आते हुए मैंने देखा है कि वो फाइनल सिलेक्शन लेकर के चले गए। और बहुत लोगों को बहुत देखा है कि बहुत उनको आता है, लेकिन उनकी लेखन की जो चीज़ें थी वो वीक थी, या तो स्पीड नहीं था या तो फिर लिखने की प्रैक्टिस नहीं थी, क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को कर नहीं पाते थे, तो वो उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो यदि आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है तो आप दूसरे प्रोफेशन की तरफ जाइए, आप प्रोफेसर बनिए, वहाँ बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अगर आपको कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो कम पढ़िए, लेकिन उसको लिखने का तरीका डेवलप करिए। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा जो है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में बहुत तेज रहा, लेकिन हमेशा मैं अच्छा नंबर पाया, कई इंटरव्यू में दिया। इसका एक बड़ा कारण यही रहा कि मुझे जो है लिखने की चीज़ें थोड़ा ठीक थी, लिखने की तकनीकी पता थी, लिखते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो वो चीज़ें आ गई। और हम जिस संस्थान के द्वारा जुड़े हुए हैं या जिनके हम स्टूडेंट रहे हैं, तो वो लिखने पे बड़ा जोर देते हैं। सर आदरणीय श्री रजनीश सर हैं इतिहास के, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखा है। तो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जो है 3 घंटे में प्रश्न पत्र करके आइए। चलिए आइए, आप लोग भी कह रहे होंगे कि सर जो है 2-3 मिनट तो हमारा ऐसे बेकार कर देते। देखिए 2-3 मिनट आपका बेकार नहीं होता है। हम इसलिए प्रत्येक वीडियो में ये चीज़ बोलते हैं कि हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा व्यूवर्स हो जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहा हो, तो कम से कम उसको पहली बार में ही
जो सच्चाई है वो उसे अवगत हो जाए। तो ग्रामीण अधिवास से तात्पर्य शहरों और कस्बों के बाहर किसी भूमि पर बसी ऐसी आबादी से है जो अपनी आजीविका के लिए प्राथमिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन, कुटीर उद्यम एवं वन संसाधनों का संग्रह आदि। मतलब आप यहाँ ग्रामीण अधिवास की बात बता रहे हैं कि ये ऐसे जगह होते हैं जो एक तरीके से जो नगरीय क्षेत्रों से दूर होते हैं, और यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो मुख्य साधन है वो क्या है, प्राथमिक सेक्टर है। प्राथमिक सेक्टर के तहत जो है वो एनिमल और हस्बेंड्री की बात करते हैं, एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री की। तो ये चीज़ें आप बताइए। फिर इनका जीवन एक प्रकार से ग्रामीण स्वरूप लिए होता है। भाई आज भी जो है हमारी जो ग्रामीण आबादी है उसके आर्थिक संसाधनों का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बाद फिर वो पशुपालन की तरफ जाते हैं, और उसके बाद जो वन संसाधन है उस पर उनकी निर्भरता है। तो वही है। तो ये ग्रामीण अधिवास मतलब ग्रामीण के जो गांव के स्तर पे है, गांव है, टोला है, पुरवा है, उनकी बात की जा रही है इसके तहत। फिर ग्रामीण अधिवासों का प्रतिरूप। अब जो है आपने ग्रामीण अधिवास क्या है उसको बता दिया। अब आप आइए प्रश्न का जो मेन स्ट्रक्चर है कि अब ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप को बताइए। तो इसमें सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि एक रैखिक प्रतिरूप होता है। इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियों के किनारे होता है। भाई सड़क ऐसे जा रही है, नदी भी ऐसे ऐसे जाती है, और रेल की सड़कें भी ऐसे। तो अब यहाँ घर बन जाए, यहाँ घर बन जाए, यहाँ घर बन जाए, नदी के किनारे जो है वो घर बन जाए ऐसे। तो इस तरीके का प्रतिरूप यही होता है रैखिक प्रतिरूप। मतलब सड़कों के किनारे, नदियों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे जो होते हैं वो हो गया। फिर दूसरा जो है वो आयताकार प्रतिरूप। इनका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है। यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मतलब जहाँ की भूमि समतल होती है वहाँ ऐसे प्रतिरूप का निर्माण होता है, और यहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर जो है वो काटती हुई नजर आती हैं। इस तरीके का प्रतिरूप होता है। फिर वृत्ताकार प्रतिरूप। इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है, और इस तरीके का जो प्रतिरूप है आपको वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ जल संसाधनों का अभाव होता है। जैसे राजस्थान के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जहाँ भी तालाब है या झील है तो इसी तालाब के किनारे जो है लोग अपने घरों को बना के रहना शुरू कर देंगे और बस्ती डेवलप हो जाएगी। इसी तरीके से ऐसे झीलों का, तो यही जो है वो वृत्ताकार प्रतिरूप है। फिर तारे के आकार का प्रतिरूप जो अगला प्रतिरूप है बस्तियों का, तो इनका निर्माण उन जगहों पर होता है जहाँ बहुत सारी सड़कें एक साथ एक स्थान पर मिलती हैं। जब इन सड़कों के किनारे भवनों का निर्माण होता है तो वे तारे के आकृति के समान जो है वो प्रतीत होते लगते हैं। इसको ऐसे आप देखिए, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट है और ये एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे आ रही है, एक सड़क ऐसे आ रही है। तो अब यहाँ भी चीज़ें डेवलप हो जाए, यहाँ भी डेवलप हो जाए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये क्या बन गया, एक तारानुमा संरचना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि यही सब जो कारक होते हैं वो बस्तियों की बसाव के तरीके होते हैं। कि अगर सड़कों के किनारे होंगे तो रैखिक प्रतिरूप के होंगे, तालाब झील के किनारे होंगे तो वो वृत्ताकार प्रतिरूप के होंगे। फिर तारों के अगर तरीकों को देखा जाए जहाँ बहुत सी सड़कें आके मिले, जैसे मैंने ये बताया, तो आप इसका भी उल्लेख कर दीजिए। फिर टी अथवा वाई आकार के प्रतिरूप। टी आकार की बस्तियां सड़कों के तिराहे पर विकसित होती हैं। मतलब जैसे टी कैसे बनता है, टी ऐसे बनता है, तो ये अगर तिराहा है, एक सड़क यहाँ जा रही ऐसे जा रही है, एक सड़क ऐसे आ रही है, यही तिराहा जो हो गया। फिर वाई आकार की भी अगर देखा जाए तो एक सड़क अगर यहाँ से आ रही है, एक सड़क यहाँ से, एक सड़क यहाँ से, तो ये जो बस्ती का निर्माण हुआ तो ये वाई आकार का हो गया। तो होती हैं उन क्षेत्रों में होता जहाँ दो मार्ग तीसरे से आकर मिलते हैं, वही जो मैंने आपको बताया। फिर दोहरे ग्राम,
नदी या नहर के दोनों किनारों पर बस्तियों के निर्माण से दोहरे जो है वो ग्राम का जो है वो निर्माण होता है। जैसे अब यमुना नदी के है तो यमुना नदी के एक छोर पे एक टाउन डेवलप हो गया है, दूसरे छोर पे दूसरा टाउन, या अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में बह रही है तो कोई दूसरा टोला विकसित हो गया, इधर कोई दूसरा टोला विकसित हो गया, तो वो चीज़ें हैं। तो यही सब जो है वो नदियों के सारे नगरों के जो वो ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप है। चलिए आगे बढ़ने से पहले छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सूचना, क्योंकि ऑफिस के लोगों का कहना है कि सर आप प्रमोशन नहीं करते, तो भाई हम लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप लोग इसको भी देखें। देखिए टेस्ट सीरीज की चीज़ें हमारे संस्थान के द्वारा आयोजित की जा रही हैं, और आप सभी जानते होंगे चाहे वो प्रीलिम्स हो या मुख्य परीक्षा, टेस्ट सीरीज की बहुत भूमिका होती है, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही वो एक ऐसा माध्यम होता है जो सही मायने में आपके अंदर जो ज्ञान है उसको जो है मक्खन के रूप में मथ के निकालता है। और आप सभी जानते होंगे कि जो मुख्य परीक्षा में चूँकि आप सशरीर केवल परीक्षा में उपस्थित होते हैं, परीक्षक के सामने आपकी कॉपी जाती है, और आपकी कॉपी कैसे आकर्षक बनेगी, कैसे उत्तर आकर्षक होगा, टू द पॉइंट होगा, क्रमबद्ध होगा, वो सारी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज में ही सीखते हैं। इसका एक प्रयास आप अपने से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने से प्रयास करने में कई सीमाएं आती हैं। सबसे पहली सीमा तो यही है कि रेगुलरिटी नहीं हो पाती, आप रेगुलर नहीं हो पाते। फिर दूसरी जो सीमा है कि भाई आपने लिख दिया लेकिन उसका मूल्यांकन कौन करेगा, बताएगा कौन कि इसमें कमी क्या है, इसमें समस्या क्या। अगर अगर 12 अंक का है, इसमें यदि आप 4 नंबर आप पा रहे हैं, 4.5 नंबर पा रहे हैं, तो फिर आप इसको कैसे 6.5-7 नंबर तक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, और वैसे भी गुरु के बिना जो है वो ज्ञान मिलता नहीं है। तो हमारे संस्थान के द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है कि टेस्ट सीरीज को लेकर के जो भी चीज़ें हैं आपके मन में जो एक डर है कि कैसे किया जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से दूर किया जाए, और आपको मुख्य परीक्षा से पहले करीब 500 प्रश्नों का ऐसा संग्रह दिया जाए, इतने मतलब क्वेश्चन के द्वारा आपको लैस करके भेजा जाए कि यहीं से आप करीब 70% चीज़ें अपनी बना सकें। देखिए 100% का दावा तो हम नहीं करते, क्योंकि 100% अपने आप में कुछ होता नहीं है, तो वही चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इतना दावा करते हैं कि यदि आप हमारे संस्थान की टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं और उसको सही वे में आप करके तैयार कर लेते हैं, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। तो ये 2 बैच चल रहे हैं। एक तो हमारा जो है अभी जल्दी शुरू हुआ 18 फरवरी से, पेपर 6 से है, तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। और पेपर अगर हमारे सारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो ये सब वर्ष भर चलने वाले प्रोग्राम है। जब आपके पास टाइम हो, अवसर हो, आप इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। अभी इसलिए ये लाभदायक है क्योंकि जो बच्चे प्रीलिम्स पास कर लिए हैं उनके लिए भी ये बैच लाभदायक, क्योंकि उनको मुख्य परीक्षा देनी है, और जिनको अगला पीटी देना वो अक्टूबर में है। तो उसके पहले अभी आप मेंस की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा ही मुख्य होती है, बाकी तो सब ऐसे ही होता है। तो और मुख्य परीक्षा की जब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपका जो है प्रीलिम्स अपने आप तैयार होता जाएगा। तो इससे जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग बताएंगे। और देखिए जो हम कॉपी देते हैं इसी तरीके से आप PDF में भेजते हैं, और संस्थान के द्वारा जितनी भी चीज़ें जहाँ से भी कमी है, यदि आप 8 में 3 नंबर पाए हैं तो क्यों पाए हैं, देखिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल नंबर चढ़ा के हम छोड़ दिए हैं। और इसके बाद यही संस्थान नहीं रुकता है, आपको जो है फिर मॉडल आंसर भी इसी तरीके से देता है। मतलब जो भी हम टेस्ट कराएंगे न केवल उसकी कमी को बताएंगे, और साथ ही साथ आपको एक मॉडल पेपर भी देंगे, ताकि आपका उस टॉपिक से संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो चलिए, सूचना समाप्त हुई। अब आते हैं अपने प्रश्न पे। तो अब आपने पीछे जो है वो ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप को दिखाया कि किस तरीके के प्रतिरूप होते हैं, वो किन दशाओं में बनते हैं। फिर भारत में ग्रामीण अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारक की अब हम चर्चा करते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला कारक होता है वो होता है भौतिक कारक। और भौतिक कारक में आप देखेंगे कि इसके तहत ऊंचाई, मिट्टी की क्षमता, भूजल स्तर एवं जलवायु दशाएं शामिल होती हैं। जैसे राजस्थान में पानी की समस्या है, अतः यहाँ जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र में सघन अधिवास है, क्योंकि जहाँ पानी
बहुत कम मात्रा में होगा। तो भाई पानी एक तरीके से जीवन जीने के लिए मूलभूत संसाधन है, और ऐसे संसाधनों के पास ही जो है वो जनसंख्या का अधिवास होगा, और वो सघन अधिवास वहाँ होगा, क्योंकि पानी सबको चाहिए। इसीलिए तालाब एवं किसी जल स्रोत के चारों ओर गोलाकार पैटर्न, वही जो मैंने पीछे उदाहरण भी दिया था आपका कि राजस्थान में वही है कि अगर कोई झील है, कोई तालाब है, तो उसी के किनारे जो है वो बस्तियों का निर्माण हो जाता है। तो ये एक तरीके से भौतिक कारक के तहत है। इसी तरीके से जो गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, जहाँ भूमि उपजाऊ है, वहाँ वाई प्रकार या रैखिक पैटर्न का जो है वो अधिवास पाया जाता है। तो आप इसका भी उदाहरण दे लीजिए कि जो उपजाऊ क्षेत्र में वाई प्रकार का रैखिक प्रतिरूप पाया जाता है, या आयताकार प्रतिरूप भी वहाँ पाया जाता है। ये उपजाऊ क्षेत्र के लिए तीनों ही प्रतिरूप जो है वो फिट बैठते हैं। फिर अगला जो है नृजातीय और सांस्कृतिक कारक, जो अधिवासों को प्रभावित करने का जो अगला कारक है, तो भौतिक की आपने चर्चा कर ही दी। अब जो है वो सांस्कृतिक कारक को देखें तो इसमें जाति, समुदाय, जातीयता और धर्म शामिल होते हैं। जैसे प्रभावशाली वर्ग गांव के केंद्र में निवास करता है, जबकि निम्न वर्ग परिधीय क्षेत्र में। हालांकि अब चूंकि समावेशी विकास हो रहा है, तो समाज में अब सब लोग संपन्नता की ओर अग्रसर है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। लेकिन अभी भी जो परंपरागत रूप से जो गांव है, वहाँ आप देखेंगे जो गांव का सबसे शक्तिशाली वर्ग होगा, चाहे वो जातीय रूप से, चाहे वो धन दौलत के रूप से, तो वो गांव के नाभि में रहेगा, मतलब गांव के केंद्र में उसका रहेगा, और वो एक बड़ी व्यवस्था में रहेगा। बाकी अन्य जातियों के जो लोग हैं, जो एक तरीके से कम प्रभावी हैं या जो आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, वो परिधीय क्षेत्र में रहते हैं। ये पैटर्न अभी भी कमोबेश उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे प्रदेश के गांव में देखा जा सकता है। यह सामाजिक अलगाव को दिखाता है, जैसे बाभन टोला, कुर्मी टोला, यादव टोला आदि। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश बिहार से संबंधित होंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से जान रहे होंगे कि जहाँ ब्राह्मण लोग होंगे तो वहाँ वो चाहेंगे कि हमारे अपने ही लोग रहें, जहाँ यादव के लोग होंगे तो वो चाहेंगे कि हमारे अपने ही लोग रहें। तो ये एक तरीके से जातीय विविधता है, तो उसका एक बड़ा कारण यही है इस तरीके के चीज़ों का निर्माण होना। फिर अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है सुरक्षा का। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो ग्रामीण बस्तियों के निर्माण को प्रभावित करती हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या बाहरी आक्रमण से बचने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है अधिवास। भाई आज आप देख रहे होंगे कि जो चीन से सटे या जो पाकिस्तान से सटे जो हमारे सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं, और विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में जहाँ चीन की चीज़ें हैं, तो चीन क्या करता है कि वो इस तरीके का पैटर्न अपनाता है कि मतलब भूभाग कब्जा करने के लिए अपने लोगों को बसाने का प्रयास करता है। तो भारत सरकार भी उसके काउंटर के लिए क्या कर रही है कि जो हमारी टेरिटरी है, तो वहाँ हम जो है वाइब्रेंट विलेज जो हमारा प्रोग्राम है कि वहाँ हम अपने लोगों को जाके बसा रहे हैं। क्योंकि जब हमारे अपने लोग वहाँ रहेंगे तो किसी प्रकार की जो घुसपैठ की संभावना होगी या अतिक्रमण की संभावना होगी वो बहुत हद तक सीमित हो जाएगी। और वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम हम जो अपना रहे हैं, तो उसका यही मोटिव है कि जो चीन की घुसपैठ से तो हम रक्षा कर ही लेंगे, साथ ही साथ हम अपने लोगों को वहाँ ले जा करके जो हमारी सैन्य निर्भरता है, वहाँ हमेशा सेना को रखना पड़ता है, वो भी कम हो जाएंगी, और फिर हमारा जो भूभाग वो सुरक्षित रहेगा और वो विकास की मुख्य धारा में भी लौट के आएगा। तो इसके इतने फायदे होते हैं। फिर नियोजित बंदोबस्त की बात होती है, तो इसका निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है, और ऐसे क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास आदि का विकास करके बस्तियों को विकसित किया जाता है। जैसे स्मार्ट विलेज की संकल्पना, जैसे होता नहीं है कि भाई अभी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ जो है स्मार्ट विलेज की बात होती है, और जो इनके मंत्री, विधायक, सांसद, उनसे ये कहा जाता है कि आप जो है कुछ गांव को गोद लीजिए और वहाँ की जो है आधारभूत संरचनाओं का जो है आप विकास करिए, या कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं जो उपेक्षित हैं, आप उनके विकास पे जो है वो धन खर्चा करिए, उसको टारगेटेड जो है तरीके से उसको पूरा करिए। तो वही प्रयास है कि नियोजित बंदोबस्त, और यहाँ जो है यहाँ की जो डेवलपमेंट है
मुख्यतः वो सरकारें करती हैं या बड़े बड़े जो उद्योगपति लोग होते हैं वो भी ऐसा काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको भी यहाँ बताएं। फिर इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कई कारक जिम्मेदार होते हैं जिनके द्वारा वर्तमान ग्रामीण अधिवासों का विकास हुआ है। तो बस एक छोटा सा निष्कर्ष, और देखिए निष्कर्ष में आपको बहुत ज़्यादा शब्द खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। तो आज के प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आप एक मॉडल उत्तर पाए होंगे, बल्कि प्रश्न को कैसे तोड़ना है, कितने डायमेंशंस में चीज़ें हैं उसको देखते हुए प्रत्येक डायमेंशंस को कैसे कवर करना, भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, इसको हम बेहतर तरीके से समझा पाए होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। और यदि कोई समस्या आ रही है या आपको लग रहा है कि सर किसी टॉपिक को जो है वो उस पर सर का वीडियो आए, तो आप लोग निसंकोच जो है आप लोग कमेंट करें, हम निश्चित तौर पे उस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन हम उसी पे वीडियो बनाएंगे जिस पे कम से कम 5 लोगों के द्वारा कमेंट किया गया रहेगा। और ये कुछ लिंक्स हैं, जैसे समृद्धि IAS का हमारा ये है टेलीग्राम, इससे आप लोग जुड़िए। और यहाँ जो है आपको बहुत सी सूचनाएं हमारे संस्थान के द्वारा दी जाती हैं, बहुत सी करंट अफेयर्स की चीज़ें हुई या जो हम पढ़ा रहे हैं उसका PDF भी आपको यहाँ अवेलेबल मिल जाएगा। ये हमारे 2 चैनल हैं यूट्यूब, एक तो समृद्धि IAS, एक और दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आप ही के हैं और इसको आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। तो आप लोग यदि अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही का चैनल है, इसे आप ही के द्वारा आगे बढ़ाना है। और हमारे किसी भी बैच से यदि आपको जुड़ना हो तो 7303307507 पे संपर्क करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।